अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, PZM टीवी से एंकर तौसीफ़ अहमद आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर अरशद साहब। तो आइए इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत है आप? अल्लाह का फ़ज़ल है। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तानी अवाम और नौजवान नस्ल को आप पाक फ़ौज की कुर्बानियों के बारे में क्या बयान करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ साहब, बात ये है कि दुनिया में वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना है, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो अगर कोई डिफरेंस है बाकियों में, तो बाकी इस्लामी मुल्कों में या पाकिस्तान में, तो वो एक फ़ौज है, और एक मजबूत फ़ौज, एक ताकतवर फ़ौज और आवाम का भरोसा जीती हुई फ़ौज से ताकतवर और कोई चीज़ नहीं होती। तो हमेशा से 1947 से लेके कश्मीर की जंग हो, 65 में की जंग हो, 71 की जंग हो या कारगिल की जंग हो, फ़ौज की तारीख़ कुर्बानियों से भरी पड़ी है। फिर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पिछले 15 साल से, बल्कि अगर मैं एक्चुअली कहूँ तो ये 80 की दहाई से, जब से अफ़गानिस्तान और रूस का मसला शुरू हुआ था, तब से लेके फ़ौज कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ देती आ रही है। और पाकिस्तान की बका के लिए, सालमियत के लिए अगर किसी ने अपना खून दिया है तो वो पाक फ़ौज है। जी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपको पाक फ़ौज ज्वाइन करने का शौक़ कैसे हुआ? देखें, पाकिस्तान हो में ख़ास तौर पे अब, और मुसलमान माएँ जो हैं उनके ज़हनों में ये चीज़ शुरू से है, जिसको आप कह सकते हैं कि माँओं के दूध में शामिल है कि जी फ़ौज में जाना है, और इस्लाम और पाकिस्तान के लिए शहादत जो है ये माँ की गोद से सीखते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल है, कल्चर है। फिर मेरी फैमिली शुरू से सारी की सारी फ़ौज में है। मेरे ननिहाल, ददियाल सब फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हम तो मार्शल कौम के बंदे हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है, फ़ौज जो है एक बाइज़्ज़त ज़रिया रोज़गार भी है, और शहीद होना हो के जो सबसे बड़े दर्जात हैं, आपको पता है कि शहीद अल्लाह जिसको कहता है वो ज़िंदा है। तो फ़ौज में शहीद या गाज़ी होने के बड़े चांसेस होते हैं, और रिज़्क़ हलाल कमाने का ज़रिया है, और ये वजह है। अच्छा मेजर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा अहम है कि सोशल मीडिया पर जो आर्मी के अगेंस्ट, पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट प्रोपोगंडा होता है, और नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है कि यानी कि जो सिपाही लेवल पर लोग हैं वो ठीक हैं, और जो ऊपर जनरल लेवल पर लोग हैं वो करप्शन में मुलव्वस हैं। कुछ इस तरह का जहन साजी की जाती है माशरे में। इस हवाले से आप नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? मैंने पहले भी बात की थी कि फ़ौज वही ताकतवर होती है जिसके पीछे उसकी आवाम का कॉन्फिडेंस उसको हासिल हो। तो दुश्मन ने बड़ा कारी वार किया हुआ है हम पे, और इसके पीछे मज़मूम एजेंडा है, गैर मुल्की एजेंडा है, हमारे दुश्मनों का एजेंडा है कि फ़ौज और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करो, फ़ासला पैदा करो। और उसमें उसकी मिसाल ऐसे है, जो आपने सवाल किया कि जी जर्नल बुरा है, सिपाही अच्छा है। तो बात सुने, जर्नल जो है वो इंपोर्ट करके नहीं लाए हैं हम। फ़ौज के अंदर सिलेक्शन का एक बड़ा क्लियर कट और बड़ा शफाफ निज़ाम मौजूद है, जिसके ज़रिए ऑफिसर की सिलेक्शन होती है, और वो ग्रेजुअली आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरक्की करके, अपने इम्तिहानात पास करके फिर जर्नल बनता है। और कोई इम्पोर्टेड नहीं होता, वो लोकल होता है, और 100% पाकिस्तान मेड होता है। कोई जर्नल बुरा नहीं है। हाँ, ज़ाती तौर पे अगर कोई गलत कंडक्ट करता है तो फ़ौज के अंदर उसकी अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम मौजूद है। और आपने पिछले साल डेढ़ साल में सुना कि बड़े बड़े सीनियर अफसर्स को उनकी कंडक्ट की बुनियाद पे उनको सज़ाएं दी गई। तो फ़ौज के अंदर मिसकंडक्ट पे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का एक अपना निज़ाम मौजूद है, जिसमें बिल्कुल 1% भी किसी को स्पेयर नहीं किया जाता। वो चाहे जर्नल हो या सिपाही हो, उसमें कोई तमीज़ नहीं है। तो ये बड़ा ज़हरीला प्रोपेगेंडा, हमने इससे बचना है कि जी जर्नल बुरा है, सिपाही अच्छा है। तो देखें, हर सिपाही को अपने जर्नैल से प्यार है। हर सिपाही अपने जर्नैल को अपने सामने बनता हुआ देखता है कि वो नीचे से कैसे ऊपर आ रहा है। तो लिहाजा
दुश्मन के इस प्रोपोगंडे का और मिसअंडरस्टैंडिंग का और इस प्रोपोगंडे का शिकार ना हो। और अगर अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, अगर नहीं है तो फिर आप मोम की नाक होंगे, जिसका दिल चाहेगा आप पे चढ़ दौड़ेगा। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद एक फ़ौजी सब कुछ ले जाता है, सब कुछ उसको मिलता है, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलियात से लेकर और अमाउंट तक। तो इस बारे में आप कुछ रोशनी डालें ताकि हमारी यंग जनरेशन को पता चले कि असल में रियलिटी में क्या है। रियलिटी ये है कि आप ये देखें कि एक बच्चा 18, 19 या 20 साल की उम्र में फ़ौज में शामिल होता है। वो अपनी कीमती जवानी के साल एंड बुढ़ापे तक 60 साल की उम्र या 55 साल की उम्र तक, एक जर्नैल जो है वो 60 साल की उम्र तक सर्विस करता है। अब वो 40-42 साल उसने सर्व किया और वो डे 1 से एंड तक अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाता है, जो उसको घर मिलना है या उसकी जो बाकी सहूलियत, उसके पैसे कटते हैं उसकी तनख्वाह में से। आप एक जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें ना, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो उसके पैसे भी 20 साल में 4 गुना हो जाते हैं। तो उन 4 गुना को अगर अगले 20 साल के लिए लगाएं तो वो ओवरऑल पहले पैसों का 16 गुना हो जाएंगे। तो अगर उसने 50,000 भी कटवाए हैं तो वो 16 गुना 8 करोड़ बनते हैं उसके। तो 40 साल भी लगाए ना, कि उसने 40 साल भी दिए हैं, फिर उसने कोई ऐसी गैर कानूनी हरकत कतई तौर पे फ़ौज में ना बर्दाश्त होती है, ना वो बियरेबल होती है, ना उसको कोई बर्दाश्त करता है। तो सारे मामलात कानूनी तौर पे होते हैं। तो आप ये ना देखें कि उसके पास चीज़ें क्या हैं, उसके पास घर आ गया है फ़लाँ इलाके में। आप देखें उसने 40-42 साल जो दिए थे, वो 40-42 साल की कमाई है उसकी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ौज में है, फ़ौज में ज़रा चीज़ें थोड़ी डिसिप्लिन से होती हैं और ट्रस्टवर्दी होती हैं, वहाँ धोखा नहीं होता, वहाँ कोई किसी का हक़ नहीं छीनता, इसलिए हर बंदे की हर चीज़ महफूज रहती है। और सिविल में भी आप देखें, अगर एक सेक्रेटरी साहब रिटायर्ड होते हैं 22वें ग्रेड से, वो भी 35-40 साल की सर्विस के बाद, तो 5-7 करोड़ रुपए तो वो भी लेके जाते हैं। एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को देखें, वो कितना लेके जाते हैं। तो जर्नैल किसी को भी 4 लाख पेंशन, 5 लाख पेंशन नहीं मिलती, उसको 1.5-2 लाख रुपए पेंशन मिलती है। आम सिविलियन ग्रेड से कम पेंशन्स मिलती हैं। अच्छा मेजर साहब, फ़ौज के ऊपर कारोबार का भी इल्ज़ाम लगाया जाता है हमारे माशरे में कि फ़ौज तो बहुत सारे कारोबार कर रही है, फ़लाँ ग्रुप है, फ़लाँ ग्रुप है। इस बारे में आप कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल आपने सही कहा। ये भी उसी जिस प्रोपेगेंडे ज़रीले का हमने शुरू में ज़िक्र किया था, ये भी उसी का हिस्सा है। फ़ौज वेलफेयर डिपार्टमेंट्स चलाती है और फ़ौज सिर्फ फ़ौज ने एक सिस्टम प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें भी डायरेक्ट फ़ौज के जो सर्विंग लोग हैं वो उसमें एक बंदा भी शामिल नहीं होता। ये रिटायर्ड फ़ौजियों के इदारे हैं। तो ये इसलिए तरक्की में है, जब आप ख़ुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी को करते हुए भी नहीं देख सकते हैं। असल में ये है कि जो फ़ौज रिटायर्ड फ़ौजियों के इदारे जो बने, जिसमें FW है, DHA है, तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर एक डिसिप्लिन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्रॉड नहीं है और लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं है। इस वजह से जो एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट हुई, उन चीज़ों ने फिर लोगों की तवज्जो उस तरफ कर दी, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का रुझान उस तरफ हो गया, एक स्टैंडर्ड दिया उन्होंने। तो ये फ़ौज का डायरेक्टली इन डिपार्टमेंट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये फ़ौज के रिटायर्ड लोग चलाते हैं और वो सिर्फ तनख्वाहें लेते हैं, वो इसके हिस्सेदार नहीं है, वो बिजनेसमैन नहीं है और इसका एक एक सिंगल पेनी का हिसाब रखा जाता है और ये सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को जाता है। ठीक है जी। अच्छा मेजर साहब, आजकल के दौर में आप फोर्सेस एकेडमी चला रहे हैं, जबकि आजकल माशरे में और सोशल मीडिया पर फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है और आप यहाँ फोर्सेस एकेडमी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि जो प्रोपोगंडा करने वाले हैं ना, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, वो गुमराह लोग हैं हमारे अपने ही। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत देगा, वो वापस आ जाएंगे। अब जहाँ तक आम आवाम पे उनके या जो पाकिस्तानी ज़हन के लोग हैं उनके ज़हनों पे उस प्रोपोगंडे का असर बिल्कुल नहीं है।
अब आप मेरे से ये पूछ सकते हैं कि कैसे नहीं है, तो ऐसे नहीं है कि फ़ौज में जाने वाले लोगों की तादाद दिन ब दिन कंपटीशन ज़्यादा हुआ है, कम नहीं हुआ है। लोगों की दिलचस्पी पहले की तरह बरकरार है, बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ी है और अवेयरनेस बढ़ी है। तो एक उसका और भी हुआ है कि पहले लोग जो हैं वो सिर्फ 2-3 कैरियर्स होते थे कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ या फ़ौज में चले जाओ। तो अब तो कई 100 कैरियर्स हो गए हैं, इंजीनियरिंग के हैं, कंप्यूटर के हैं, तो उस साइड पे भी लोग जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रोपेगेंडे का कोई फ़ौज पे कोई असर पड़ा है या पाकिस्तानी अवाम के ज़हनों पे कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा असर कर सकता है। अच्छा सर, PZM TV के बारे में आप जानते हैं और देखते भी हैं, तो ये कैसा काम कर रहे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? PZM TV जो है वो पाकिस्तान की असास को, उसकी बुनियाद को, जो दो कौमी नज़रिए पे है, वो प्योरली पाकिस्तानियत है, उसको परवान चढ़ाने में पब्लिक में जिस पे पहले हम बात कर रहे थे कि जी जो मज़मूम गैर मुल्की एजेंडा है जिसमें हमारे अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उनके तोड़ के लिए सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। और मैं कहूँगा कि हम सब लोगों को जहाँ जहाँ भी हम हैं, हमें सोशल मीडिया पे के प्लेटफॉर्म से PZM TV का जो काज है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। उसमें हम अपना हिस्सा ऐसे डाल सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को देखें, आगे शेयर करें और अपने पैगाम को, अगर आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं तो वही काज लेके PZM TV चला है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस काज को आगे बढ़ाने के लिए एक बटन दबाइए और शेयर कीजिए। मेजर साहब, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें अपने जो इजहार ख़याल हमारे साथ किया, हम आपके इंतहाई मशकूर हैं जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे मौजूद मेजर अरशद साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी जो ख़यालात का हमारे साथ इजहार किया। अगले प्रोग्राम तक एंकर तौसीफ़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।